हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं संदीप कुमार साई मिलन कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9th ज्योग्राफी चैप्टर 4 क्लाइमेट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर बहुत ही नॉलेजेबल है भाई, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी जो आपके आसपास हो रही होती है, जो आपके मौसम में जो बदलाव आ रहे हैं, जो आपका क्लाइमेट जो है वो किस तरह का है, क्या डिफरेंस है क्लाइमेट और वेदर के बीच में, इनके एलिमेंट्स क्या हैं, इंडिया का क्लाइमेट कैसा है ना, उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, और किन किन चीजों से क्लाइमेट जो है वो कंट्रोल होता है, यानी कौन से फैक्टर हैं जो क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो ये सब चीजें और कुछ और टेक्निकल वर्ड्स जो है वो हम इस चैप्टर में हम सीखेंगे। तो आई होप आपको हमारी वीडियो समझ में आ रही होंगी। आप लोग अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आती, कोई टॉपिक आपका ऐसा लगता है कि आपको और क्लियरिटी के साथ चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर भी काम करेंगे, आपको और डेप्थ में वो जो है वो टॉपिक आपको समझाएंगे। अभी हम क्लास 9th के हिसाब से वो टॉपिक लेकर के चल रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर क्लाइमेट। तो क्लाइमेट क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन जो है वो पूछी जाती है इस लेवल पर। डेफिनेशन क्या है भाई? देखो यहाँ पर भी लिखी हुई है आपकी एनसीईआरटी के अंदर, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके लिख दिया है, तो यहाँ से हम समझेंगे the sum total of weather conditions and variations over a large area for a long period of time। यानी दो चीजें हैं इसमें, क्या? एक तो है ओवर ए लार्ज एरिया, एक बड़े क्षेत्र के ऊपर, और एक लंबे समय तक, क्या भाई? लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय तक जो वेदर कंडीशन होती है, सम टोटल ऑफ, यहाँ पर भी देखो सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन, यानी हमारी जो एवरेज वेदर कंडीशन होती है। एवरेज कैसे निकालते हैं वो सब आपको पता होगा, मैथमेटिक्स का वो पार्ट है। तो एवरेज जो वेदर कंडीशन है, यानी हमारे मौसम की जो औसत दशाएं हैं, वो एक लंबे समय तक एक बड़े क्षेत्र पर जो होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? क्लाइमेट कहते हैं। अब इसमें एक वर्ड आ गया, क्या? वेदर। ये क्या है? यानी कि इसको कहते हैं हिंदी में मौसम। तो मौसम क्या है भाई? तो मौसम देखो क्या है, मौसम है द स्टेट ऑफ द एटमोस्फेरिक और एटमोस्फेरिक कंडीशन ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में, ये देखो किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है, यानी कि किसी समय पर हो सकता है। एटमोस्फेरिक कंडीशन होगी ये। हमारे एटमोस्फेरिक की कंडीशन कैसी है? यानी कि जैसे अभी बाहर धूप निकल रही है, हो सकता है बादल आए, बारिश होने लग जाए, तो वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है वो, है ना। आजकल तो गाने भी बहुत सारे, आज की क्या पुराने टाइम से गाने बनते आ रहे, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। तो मौसम बदल जाता है, अचानक से बदल जाता है, कुछ घंटों में बदल जाता है ना। हो सकता है कुछ वीक्स लग जाएं, हो सकता है कुछ मंथ लग जाएं। जब मंथ लगते हैं मौसम को बदलने में, तो उसको हम सीजन बोल देते हैं, कि कुछ 2 3 4 महीने में हमारे यहाँ पर सीजन चेंज हो जाते हैं, है ना। तो यही है, यानी कि वेदर जो है वो क्या है भाई? एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर पर्टिकुलर टाइम पर जो हमारी एटमोस्फेरिक कंडीशन होती है, बारिश हो रही है, धूप निकल रही है, बादल छाए हुए हैं, हवाएं चल रही हैं, ये अलग अलग तरह का जो वेदर हो सकता है। और वो हो सकता है कि आपके यहाँ पर बारिश हो रही है, 2 4 5 10 किलोमीटर उधर धूप निकल रही हो, है ना। तो ये भी जो वेरिएशन हो सकते हैं, ये बहुत बड़े क्षेत्र पे नहीं होता, एक पर्टिकुलर रीजन में होता है, एक छोटे क्षेत्र पर ये जो है होता है। तो आई होप आपको ये क्लियर समझ में आया होगा कि क्या डिफरेंस है। क्लाइमेट क्या है भाई? सम टोटल ऑफ वेदर, वेदर का यानी कि हमारे मौसम की एवरेज कंडीशन होती है, और ये लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक, और एक बड़े क्षेत्र के ऊपर। कितना लंबा समय, अगर ये भी पूछा जाता है कई बार कि जो क्लाइमेट है वो कितने समय के लिए उसको मेजर किया जाता है, तो वो क्या है भाई? मोर देन 30 ईयर, 31 ईयर आप लिख सकते हो, मोर देन 30 ईयर आप लिख दो, वो बिल्कुल सही होगा। तो 30 साल से ज्यादा जो हमारी एवरेज, जो मौसम की औसत घटनाएं हैं, औसत जो हमारा जलवायु है, सॉरी, जो हमारी मौसम है, उसको हम क्या कहते हैं भाई? क्लाइमेट कहते हैं। और किसी पर्टिकुलर टाइम पर, किसी समय पर, किसी क्षेत्र के ऊपर जो भी एटमोस्फेरिक कंडीशन है, जो हमारे जो हमारा वातावरण है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वेदर। ठीक है, तो वो वेदर होता है। तो ये दोनों ही, इनमें डिफरेंस यही है कि एक लंबे समय तक है और एक शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए है, एक छोटे क्षेत्र के लिए है। चलो, उसके बाद क्या है भाई? एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। ये दोनों ही चीजें
जिन पे हम इनको मेजर करते हैं, जो इनके एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल सेम है, इनके बिल्कुल ही एक ही तरह के एलिमेंट्स हैं इनके। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है टेम्परेचर, इसका एक एलिमेंट, इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि हम टेम्परेचर को सबसे पहले देखते हैं। बहुत ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा है, हम कहते हैं बहुत ज्यादा गर्मी है, आज तो मौसम जो है वो क्या है भाई, बहुत खराब है, बहुत गर्म मौसम है। कई बार बारिश हो जाती है तो मौसम बहुत सुहाना हो जाता है ना। हवाएं चल जाती है ठंडी गर्मी में तो भी कहते हैं यार सुहाना मौसम हो गया। तो यानी कि टेम्परेचर के ऊपर बात आती है कि टेम्परेचर कितना है। देन उसके बाद भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमारे अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है इसको हम समझेंगे अच्छे से आगे, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है किस चिड़िया का नाम, है ना। तो उसको भी हम समझेंगे, उस चिड़िया को भी उड़ा देंगे हम। देन उसके बाद विंड, हवाएं कैसी चल रही हैं। गर्मियों में देखो गर्म हवाएं चलती है, लू, तो क्या करती हैं भाई, और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा देती हैं। सर्दियों में ठंडी हवाएं चलती हैं तो वो क्या करते हैं, टेम्परेचर को और डाउन कर देती है। तो विंड्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देन उसके बाद ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी कैसी है भाई, अगर हवाओं के अंदर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो ह्यूमिड हो जाता है वो। आप देखो खास करके रेनी मौसम में, जब गर्मियां होती है उसके बाद रेनी मौसम आता है तो ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाती है, तो मौसम बड़ा ही अनकंफर्टेबल सा हो जाता है। बहुत सारे लोगों को स्वेटिंग वगैरह होती है, तो वो कहाँ से आती है, वो ह्यूमिडिटी के कारण ही होती है। देन उसके बाद आप देखोगे तो क्लाउडनेस, क्लाउडनेस बादल छा जाना, बहुत अच्छा मौसम होता है, बादल छा जाते हैं तो बारिश होती है तो और अच्छा, बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो प्रॉब्लम भी हो जाती है। जैसे अभी बहुत सारी जगह बहुत ज्यादा रेनफॉल हुई है, फ्लड की कंडीशन आ गई, तो वो तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता ही है। देन उसके बाद है भाई प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है वर्षा, वर्षणन, हिंदी में कहते हैं वर्षणन। प्रेसिपिटेशन के अलग अलग टाइप हो सकते हैं, यानी वर्षणन के अलग अलग रूप हो सकते हैं। हम यहाँ पर वर्षा नहीं लिख सकते, क्योंकि वर्षा तो हम सिंपली हम वो कहते हैं जब वो पानी के रूप में जब बूंदे नीचे आती है तो हम उसको वर्षा कह देते हैं, ठीक है। लेकिन प्रेसिपिटेशन, वर्षणन अलग अलग तरह का हो सकता है, जिसमें बर्फ भी गिर सकती है, जिसमें हेल, ओले भी आ सकते हैं, ड्रेजल भी हो सकती हैं, तो ये अलग अलग टाइप की हो सकती है। तो हम यहाँ पर सही वर्ड जो है ना वो प्रेसिपिटेशन ही है, उसी को हम यूज करेंगे, ठीक है। रेन आप यूज नहीं करोगे, ये बात ध्यान रखना। चलो, तो ये चीज आई होप आपको एलिमेंट्स जो है वो समझ में आए होंगे। देन उसके बाद फिर हम देखते हैं, देखो इंडिया का क्लाइमेट कैसा है। अभी क्लाइमेट की हम बात कर ली कि क्लाइमेट क्या होता है, वेदर क्या है ना। उसके बाद हमने इनके एलिमेंट्स पढ़ लिए कि इनके क्या तत्व हैं, वो भी हमने पढ़ लिए, ठीक है। अब बात आती है कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, हम जहाँ पर रहते हैं भारत, उसका क्लाइमेट कैसा है, कौन कौन से फैक्टर कंट्रोल करते हैं, है ना। तो हम इन चीजों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ना यहाँ पर आपको दिखा होगा, देखो इंडिया का जो क्लाइमेट है, अरे हाँ हाँ, यहाँ पे हम चलते हैं यहाँ और अच्छे से। इंडियन क्लाइमेट कैसा है भाई, मॉनसून टाइप का है। यहाँ पे देखो कैसा है, मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है इंडिया का। मॉनसून शब्द कहाँ से आया, कौन लेके आया इस शब्द को, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी पर, कि जो मौसम है वो वर्ड कहाँ से आया है। तो मॉनसून ड्राइव फ्रॉम दी अरेबिक वर्ड, कैसा वर्ड है भाई, अरेबिक, अरब लोगों ने दिया था ये, अरब ट्रेडर्स। अगर ये पूछा जाए ये वर्ड किसने दिया था, तो अरब ट्रेडर्स, ट्रेडर कौन होते हैं, व्यापारी। अरब से जो व्यापारी लोग आते थे इंडिया में, उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब वो इंडिया की तरफ आते हैं अपने शिप लेकर के, जो जहाज होते हैं पानी वाले जहाज, पहले, आजकल तो डीजल से या फिर बाकी और जो है वो पावर से वो ड्राइव होते हैं। पहले क्या होता था, वो पाल से चलते थे, हवा से, हवा से वो चलते थे। जैसे आपने अगर वो एक हॉलीवुड की मूवी है, कौन सी, द पैरेट्स ऑफ कैरिबियन, कुछ ऐसी मूवी है, उसमें आपने देखे होंगे, वो उसमें कोई मशीन्स या कोई इंजन वगैरह नहीं होते, वो पाल लगाते हैं, यानी कि वो बड़े बड़े तिरपाल टाइप वो लगाते हैं ऊपर तक, और हवाओं को इस तरह से उनका उनका डायरेक्शन इस तरह से रखते हैं कि हवा चाहे अपोजिट हो, उनको जिधर जाना है वो उसको उधर ही लेके जाएंगे। ये भी एक अपने आप में एक क्या होती थी, उन लोगों की इंटेलिजेंस होती थी उस टाइम पर। तो वो जब आते थे इस तरह से उन पाल्स की हेल्प से, तो वो देखते थे कि इंडिया की तरफ हम जब जाते हैं तो हवाओं का डायरेक्शन बदल जाता है मौसम के साथ, सीजन के साथ, ठीक है। तो उन्होंने वर्ड दिया क्या, मौसम, ये वर्ड दिया उन्होंने। और इसका मतलब क्या होता है भाई, सीजन, क्या मतलब होता है, सीजन, अरब भाषा में इसका
अरेबिक वर्ड है ये, अरब भाषा में इसका वर्ड होता है सीजन, यानी कि जो बदलाव आते हैं सीजन के साथ, यानी सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग ए ईयर। एक साल में जो सीजनल वेरिएशन आते हैं विंड की डायरेक्शन में, विंड की डायरेक्शन ही चेंज हो जाती है। पहले जा रहे थे वो किधर और चल रही थी, जब फिर से वो गए बाद में 2 4 5 महीने बाद, तो पता चला डायरेक्शन ही दूसरी है। तो उन्होंने इस वर्ड को सबसे पहले यूज किया था। भाई मौसम वर्ड है ये, और इसी से बना है मॉनसून। बहुत बार पूछा जाता है, बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। किसने दिया था ये भी पूछा जाता है, क्या वर्ड है ये भी पूछा जाता है, क्या मतलब होता है ये भी पूछा जाता है। तो दिया किसने था, अरब ट्रेडर्स ने। अरब वर्ड है ये, मौसम ये वर्ड है, और जो इसका मतलब क्या होता है, सीजनल विंड्स होते हैं इसके मतलब। सीजन हो सकता है, सीजनल विंड्स, जो भी आपका ऑप्शन में लिखा हो आप देख लेना उसको, ठीक है। तो ये आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो मौसम है वो कहाँ, मौसम वर्ड जो है, सॉरी जो मॉनसून वर्ड है वो कहाँ से आया है। चलो उसके बाद हम चलते हैं कि क्या इंडिया, हमने कह दिया कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप का है। क्या पूरे वर्ल्ड का क्लाइमेट मॉनसून टाइप का है? नहीं, पूरे वर्ल्ड का क्लाइमेट मॉनसून टाइप का नहीं है। तो कैसा है भाई, वर्ल्ड में अलग अलग तरह के क्लाइमेट होते हैं, वहां के टेम्परेचर, वहां की ह्यूमिडिटी, क्योंकि एलिमेंट्स पढ़े थे ना हमने अभी, तो टेम्परेचर अलग अलग है हर जगह पर, ह्यूमिडिटी अलग अलग है, एयर प्रेशर अलग अलग है, विंड डायरेक्शन अलग है, तो ये सब अलग अलग है। तो क्लाइमेट कैसे एक जैसा हो सकता है, वो भी अलग होगा। तो कुछ क्लाइमेट टाइप है जो आपको थोड़ा सा अगर याद रह जाए तो आप कर सकते हो, आगे चलकर आपको हेल्प होगी। क्या है भाई, वर्ल्ड के कुछ क्लाइमेट्स हैं, उनमें क्लाइमेट जोन है, उनमें सबसे पहले हम लेते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ट्रॉपिकल क्लाइमेट यानी ट्रॉपिकल रीजन में, इक्वेटर के आसपास, अगर मैं कहूँ भूमध्य रेखा के आसपास जो रीजन है वहां पर इस तरह का क्लाइमेट आपको देखने को मिलता है, जहां पर टेम्परेचर हाई होता है। और एक कोपन थे, कोपन ने क्लासिफिकेशन किया था वर्ल्ड के क्लाइमेट का, और उन्होंने कुछ अल्फाबेट दिए थे। हालांकि मैं बहुत डीप में नहीं जा रहा हूँ, बिल्कुल आपको नॉर्मली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डीप में जाएंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, वो बड़े बच्चों के लिए आसानी से वो समझ पाते हैं जब उसको पढ़ते हैं। तो 9th क्लास के बच्चे नहीं समझ पाएंगे। तो ये क्या है भाई, ए वर्ड, ए अल्फाबेट ए, जो कैपिटल ए है ना, वो उन्होंने यूज किया किसके लिए, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, इक्वेटर के आसपास की जो जलवायु थी उसके लिए उसने बड़ा ए शब्द यूज किया उन्होंने, किसने, कोपेन। फिर उसके बाद ड्राई क्लाइमेट, ड्राई क्लाइमेट के लिए उन्होंने कौन सा वर्ड यूज किया भाई, बी, बी क्लाइमेट यूज किया, ठीक है। फिर उसके बाद है टेम्परेट क्लाइमेट, उसके लिए उन्होंने क्या यूज किया, सी, सी वर्ड यूज किया उन्होंने। फिर कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, उसके लिए उन्होंने डी शब्द यूज किया। और फिर है भाई पोलर क्लाइमेट, उसके लिए उन्होंने ई यूज किया। अब इसमें ना ये तो ए बी सी डी ई तक उन्होंने वर्ड यूज किए जो कि कैपिटल लेटर में थे। अब कुछ स्मॉल लेटर में भी उन्होंने वर्ड यूज किए हैं, जो रीजनल जो वेरिएशन आते हैं ना क्लाइमेट के अंदर, उनके लिए। जैसे मॉनसून का टाइप तो इनमें नहीं मिला ना आपको कहीं भी, ये तो जनरली जो लैटिट्यूड के हिसाब से उन्होंने टेम्परेचर को डिवाइड किया उस बेसिस पे था। तो कुछ रीजनल वेरिएशन के कारण क्लाइमेटिकल कंडीशन डिफरेंट होती हैं, जिसके लिए उन्होंने कुछ स्मॉल लेटर भी यूज किए हैं। वो स्मॉल लेटर आपको हेल्प करते हैं वहां की रीजनल जो क्लाइमेटिकल कंडीशन है उनको समझने में। अब देखो, ये जो आपको 5 क्लाइमेट जोन दिखाई दे रहे हैं, ये सारे टेम्परेचर पे बेस हैं भाई, छोड़ करके एक को, किस पर बेस है, टेम्परेचर पर। ए ये भी देखो, ट्रॉपिकल इक्वेटर के आसपास ज्यादा टेम्परेचर रहता है। फिर है इसको छोड़ करके बी को, बी को आप छोड़ दो, बी को रहने दो अभी, क्यों, क्योंकि बी जो है ना वो किस पर है, प्रेसिपिटेशन पर बेस है भाई। बता देता हूं मैं किस पे बेस है, प्रेसिपिटेशन यानी वर्षणन, वर्षा कैसी होती है, रेनफॉल कितनी है, उसके ऊपर बेस है ये। ड्राई क्लाइमेट है ना, सेमी एरिड या एरिड, तो उस पे बेस है ये। बाकी आपका सी डी और ई ये सब आपके टेम्परेचर पर ही बेस है। तो ये भी कई बार पूछ लेता है, हालांकि 9th के लेवल पर नहीं पूछेगा ये, बट फिर भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए। चलो अभी ये बात आपको क्लियर हुई कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, मॉनसून टाइप का। मॉनसून वर्ड कहां से आया, अरब के लोगों ने दिया, अरेबियन वर्ड है ये। जो ट्रेडर्स थे, जो लोग आते थे व्यापार करने के लिए इंडिया में, उन लोगों ने इस चीज को जो है वो क्या किया, ऑब्जर्व किया कि हवाएं जो हैं, महसूस किया कि हवाएं जो है वो सीजन के साथ बदल रही हैं, तो उन्होंने मौसम वर्ड दे दिया, जिसका मतलब होता है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स डायरेक्शन ड्यूरिंग द ईयर। एक साल में जो हमारी हवाएं सीजन के साथ, मौसम जो टाइम के साथ बदल जाती है, तो उनको उन्होंने मौसम वर्ड दिया। और इन जो वर्ल्ड में जो क्लाइमेट है वो एक जैसा नहीं होता, अलग अलग होता है, और उसमें कुछ क्लाइमेट टाइप मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो ये आपको आई होप इंडिया के क्लाइमेट के बारे में कुछ चीजें समझ में आई होंगी।
देन उसके बाद आता है भाई क्लाइमेट कंट्रोल क्या है, यानी कि क्लाइमेट को कौन कौन से एलिमेंट्स कंट्रोल करते हैं, या ये कहें कि जो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो क्लाइमेट को कंट्रोल कर लेते हैं, किसी भी जगह की क्लाइमेट को। वो फैक्टर अलग अलग हो सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। तो कुछ कॉमन, पहले तो हम बात करेंगे कुछ कॉमन ऐसे फैक्टर हैं जो हर जगह की क्लाइमेट को डिटरमाइन करेंगे। तो उनमें कॉमन में क्या है भाई, सबसे पहले लैटिट्यूड। ये वर्ड सुना हुआ है आपको बहुत अच्छे से, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है तो वहां पर आपने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ा है अच्छे से। लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, और क्या इंपॉर्टेंस है इनकी, वो सब पढ़ी हो। अगर नहीं पढ़ी हो तो वीडियो जा करके देख लो आप। उसके बाद लैटिट्यूड अभी मैं समझाऊंगा ये क्या होता है, एक बार इन पांचों को हम देख लेते हैं। फिर है आल्टीट्यूड्स, हाइट, ऊंचाई। ऊंचाई कैसी है, लैटिट्यूड को हिंदी में क्या कहते हैं भाई, हिंदी में क्या कहते हैं कमेंट कर देना, ठीक है, मैं तो बता ही दूंगा आपको। चलो आल्टीट्यूड क्या है ये मैं बता के चलता हूँ, बाकी सारे एक आपके लिए छोड़ता हूँ। क्या है भाई अल्टीट्यूड, मतलब ऊंचाई, किसी जगह की ऊंचाई। हाइट बढ़ने के साथ भी टेम्परेचर में डिफरेंस आता है, क्यों आता है वो भी समझेंगे अभी। देन उसके बाद क्या है भाई, प्रेशर एंड विंड सिस्टम। एयर प्रेशर कैसा है, हवाओं का प्रेशर कैसा है, और वो प्रेशर किस तरह से विंड की स्पीड और डायरेक्शन को क्या करता है भाई, डिटरमाइन करता है, तो वो पढ़ेंगे। देन उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम सी, सी से हम कितने दूर हैं, वो भी हमारे क्लाइमेट को क्या करता है भाई, कंट्रोल करता है, कहीं ना कहीं क्लाइमेट को डिटरमाइन करता है। सी से दूर है तो यानी ओशन का रीजन जो है, या कोई बड़ी वाटर बॉडी है, सी है, कोई कोई बहुत बड़ी लेक वगैरह है, तो उससे हम डिस्टेंस पर कितने हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद ओशन करंट्स, ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई, ओशन करंट्स। ओशन करंट्स क्या होते हैं, एक्चुअल में ओशन के अंदर जो पानी है ना, उसमें बहुत तरह के मूवमेंट होते हैं। तीन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या है भाई, आपका टाइड्स, ठीक है, वेव और करंट्स। तो ये यहाँ पर एक आ रहा है आपका ओशन करंट्स। पानी जो है ना वो डिस्प्लेस होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वो टेम्परेचर में डिफरेंस आने की वजह से, सैलिनिटी में डिफरेंस आने की वजह से, है ना, तापमान अलग हो सकता है, या हो सकता है उसमें जो लवणता है उसके अंदर जो डिफरेंस है उसकी वजह से पानी मूव करता है ओशन के अंदर एक जगह से दूसरी जगह, जिनको हम क्या कहते हैं, ओशन करंट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, यानी ये 500 जो फैक्टर हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी क्लाइमेटिकल कंडीशन को क्या करते हैं भाई, डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। डिटरमाइन करना मतलब क्या है, हिंदी में बता दूं, प्रभावित करते हैं, निर्धारित करते हैं, ठीक है। तो ये 5, ठीक है। तो अभी हम इनको एक एक करके समझते हैं, क्या समझ, कैसे समझेंगे भाई, चलो एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं, लैटिट्यूड की बात कर लेते हैं। लैटिट्यूड्स क्या होते हैं भाई, देखो जब भी हम अर्थ बनाते हैं और अर्थ पर हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, ये मैंने कहा 0 डिग्री, ये क्या है 0 डिग्री, 0 डिग्री लैटिट्यूड है, ठीक है। अब 0 डिग्री से उधर 90 डिग्री तक और इधर 90 डिग्री तक, ये साउथ है 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री नॉर्थ है। अब हर एक डिग्री पर यहाँ पर लाइन है, ये इमेजरी लाइन है, कोई एक्चुअल में हमारी अर्थ पर कोई लाइन नहीं है, ये हमने बनाई है लोकेशंस को समझने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर लिया था। तो मानो अब मैं सारी तो ड्रॉ नहीं कर सकता, बट कुछ कुछ हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये देखो, ठीक है। अब ये कैसे किसी भी जगह के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, इक्वेटर के आसपास जो सन है, अब मानो ये जो है ना 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये मान लो क्या है भाई 23.5 साउथ डिग्री साउथ, क्या है ये, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये दो आपको कुछ इंपोर्टेंट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मैंने आपको बताए थे, वो आप आई होप आपको वो समझ में आए होंगे, वहां से आप रिमाइंड कर सकते हो, आप रिवाइज कर सकते हो, हाँ उस वीडियो से आप नोट्स भी बना सकते हो साथ साथ, ताकि आप झट से रिवाइज कर लो। तो ये जो हमने दो, एक तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हमने यहाँ पर ड्रॉ किए। एक्चुअल में सन जो है ना, सन की जो लाइट है, सन से जो रेडिएशन आता है, वो 90 डिग्री का एंगल इन्हीं के बीच में बनाता है भाई, यहां से यहां तक, 0 डिग्री से नॉर्थ में 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, यहाँ पर
90 डिग्री का एंगल बनाता है साल भर। हालांकि वो सर्दियों में आप देखते हो, जब हमारे यहाँ सर्दी हो रही होती है तो जो सर्दन हेमिस्फेयर है वहां पर गर्मी है, तो इट मीन्स सन जो है वो यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। फिर वो धीरे धीरे ऊपर की ओर, सन नहीं, एक्चुअल में अर्थ की जो रोटेशन है और रिवोल्यूशन है उसके कारण ये पोजीशन चेंज आती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। मैं अभी बोल रहा हूँ कि सनलाइट इधर उधर हो रही है, तो आप ये मत सोचना कि सन जो है वो हिल रहा है या वो ऊपर नीचे जा रहा है। अर्थ ही रोटेट और रिवोल्यूशन कर रही है, अर्थ घूम रही है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि सन का जो एंगल बनता है ना वो जब हमारे यहाँ सर्दी होती है तो इट मीन्स सन जो है वो किधर है, या सन का जो एंगल है वो साउथ में 23.5 डिग्री नॉर्थ, सॉरी 23.5 डिग्री साउथ में क्या है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और जब हमारे यहाँ गर्मी होती है तो आपको पता ही है, सर के ऊपर क्या होता है, सूरज होता है, हमारे सर पे तांडव कर रहा होता है वो, है ना। गर्मी में बेहाल, बाहर निकलने का मन नहीं करता है ना, एसी का स्विच ऑन ही रहने देना चाहते हैं। तो वो तब कहाँ होता है भाई, यहाँ होता है, बस इसी के बीच में ट्रेवल करता है भाई। यानी कि जो सन का जो 90 डिग्री का एंगल है वो यहीं पर ट्रेवल करता है ऊपर नीचे, इससे ऊपर की ओर 23.5 डिग्री नॉर्थ से पोल्स की ओर कभी नहीं जाता, और ऐसे ही साउथ की ओर भी 23.5 साउथ से भी नीचे की तरफ कभी नहीं आता। तो ये जो रीजन है ना, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा रहता है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर क्या होता है, कम होता जाता है। इन रीजन में गर्मी रहेगी बहुत सारी, सीजन जो है वो चेंज होंगे, बट जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वहां पर सन का जो एंगल है, सनलाइट का एंगल है वो टिल्ट होता जाता है, और वहां पर जो टेम्परेचर है वो कम होता जाता है जैसे जैसे हम 90 डिग्री की तरफ जाएंगे। और ऊपर तो पोल्स की तरफ आपको पता है कितनी सर्दी होती है, बर्फीले तूफान चलते हैं, है ना। आप देख सकते हो, आजकल तो इंटरनेट है, इजीली आप देख सकते हो रशिया में जो साइबेरियन रीजन है वहां पर कितनी ठंड पड़ती है। रशिया का एक कंट्री है साइबेरियन रीजन में सबसे नॉर्थ की तरफ, जहां पर लोग रहते हैं, वहां का टेम्परेचर सर्दियों में -75 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, यानी सब कुछ जम जाता है। आपको बाहर जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है वहां। मेहनत किसमें, कपड़े पहनने में, क्योंकि एक लेयर से काम नहीं चलता वहां, 2 लेयर से काम नहीं चलता, 1 कोट 2 कोट से काम नहीं चलता, वहां आपको 10-12 ऊपर नीचे पहनने पड़ेंगे, है ना। तो बाहर निकलने से पहले 4 बार सोचना पड़ता है कि इतने कपड़े पहनो, उतारो, रहने ही दो, है ना। चलो, तो आप देख सकते हो पोल्स की तरफ जैसे जैसे हम जाते हैं क्या होता है भाई, टेम्परेचर बहुत कम होता जाता है, और इक्वेटर की तरफ आते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है। ऐसे ही साउथ में भी है। तो ये जो लैटिट्यूड है इससे हमें पता चल जाता है कि भाई कहाँ पर कितना टेम्परेचर होगा। अगर वो यहाँ पर है तो हम कह सकते हैं कि वो ट्रॉपिकल जो क्लाइमेट होगा। अभी हमने क्लाइमेट जोन पढ़े तो उसमें आपने देखा होगा ए टाइप ट्रॉपिकल क्लाइमेट थे, है ना, पीछे आप देख सकते हो। हाँ ये, सॉरी, इससे एक पेज और पीछे चलेंगे, ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट था, है ना। फिर टेम्परेट आएगा, फिर उसके बाद कॉन्टिनेंटल है। जो कॉन्टिनेंट्स के अंदर होता है, कॉन्टिनेंट्स का जो लैंड लॉक जो एरिया होते हैं ना, जो चारों तरफ से बस लैंड से घिरे हुए हैं, वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, सर्दियों में कम हो जाता है, गर्मियों में बहुत ज्यादा हो जाता है। यानी गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी, सर्दियों में ज्यादा सर्दी। हम नॉर्थ में भी वैसा ही फील करते हैं, गर्मियों में हमारा बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है और सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी हो जाती है। तो ये सब क्या है भाई, हमारी जो क्लाइमेट कंट्रोल्स है ना उनकी वजह से होते हैं। हमारे यहाँ पर जो हमारी जलवायु को निर्धारित करने वाले जो फैक्टर हैं उन पर ये सब चीजें निर्भर करती है। चलो, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। पहला लैटिट्यूड आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं भाई अल्टीट्यूड में, है ना। नेक्स्ट हम क्या चलेंगे, अल्टीट्यूड। समझ में ना आया हो तो फिर बता देना भाई, डिस्कस कर लेंगे हम। चलो अल्टीट्यूड में चलें। ये क्या होती है भाई, ये चिड़िया क्या है, ये भी हम समझते हैं भाई। हाइट जो है ना, ऊंचाई, एक और ऊपर लैटिट्यूड का अंग्रेजी नहीं किया था। चलो, अब ये जो है चेंज कर लेते हैं हम। ये जो अल्टीट्यूड है, हाइट है, मानो कोई जगह है, मैं एक बार एक छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। तो क्या है, ये कोई जगह है और फिर यहाँ पर हाइट बढ़ने लगती है और फिर ये कोई जगह है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना वो आप लगा लो कि ये लगभग 200 मीटर हाइट है, कहाँ से, सी लेवल से। एक चीज मैं आपको थोड़ा सा, ये सी लेवल क्या है और हाइट क्या होती है, कहाँ से मेजर करते हैं, वो थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, सी लेवल एक्चुअल में वो जगह होती है
जिसको 0 मीटर की हाइट माना जाता है। क्या माना जाता है? 0 मीटर की हाइट। यानी इससे जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो फिर वो हाइट ऊपर बढ़ने लगेगी, 10 मीटर, 20 मीटर, 400, 500, 700, ऐसे 1000, तो ऐसे बढ़ेगी। और नीचे की तरफ आएंगे तो वो कम होती जाएगी, डेप्थ मानी जाएगी कि भाई 10 मीटर की गहराई, 20 मीटर की, 100 मीटर, 200, 500, ऐसे चलेगी। तो सी लेवल हम लेते हैं किसी भी कंट्री का अपना कोई। अब देखो सी लेवल भी हर जगह एक जैसा नहीं होता है, ये भी आपको समझना होगा, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था ना ओशन करंट की, जब हम बात कर रहे थे कि सी का जो वाटर है ना, ओशन वाटर जो है वो मूव करता रहता है, उसमें सैलिनिटी, टेम्परेचर, इन सब की वजह से जो डिफरेंसेस आते रहते हैं, तो उनके लेवल में भी डिफरेंस आते हैं। तो कोई एक ऐसी जगह फाइंड आउट कर ली जाती है, जैसे हमारे यहाँ पर चेन्नई की कोस्ट, इंडिया का जो मीन सी लेवल लिया जाता है ना, वो चेन्नई की कोस्ट से लिया जाता है, 0 मीटर वहां से माना जाता है। अब कोई भी जगह उससे ऊंची है, जितनी भी मीटर ऊंची है उसको उतनी मीटर हाइट बोलते हैं, और जो उससे नीची है उसको क्या बोलते हैं? डेप्थ बोलेंगे, गहराई बोलेंगे। तो मानो ये जगह है भाई 200 मीटर, 200 मीटर की हाइट है इसकी, और ये जो जगह है वो है आपकी लगभग 6000 मीटर, 6000 मीटर। यानी कि ये तो हिमालय, हिमालय पढ़ा था ना हमने, हिमालय में हमने क्या कहा था कि उसकी एवरेज हाइट कितनी है हिमाद्री की? 6000 मीटर। तो वो हिमालय का रीजन हमने मान लिया। और ये क्या है भाई? ये हमारे मैदानी भाग है, 200, 400, 500, ऐसे ये प्लेन रीजन है। तो कहीं पर थोड़ी सी हाइट ज्यादा होती है, कहीं पर थोड़ी सी कम है, हमने 200 मीटर मान ली। अब डिफरेंस क्या होगा? क्योंकि हमें तो ये समझना है कि अल्टीट्यूड क्लाइमेट को कैसे डिटरमाइन कर रहे हैं। तो देखो, यहाँ जो हाइट है उसका जो 200 मीटर की जो हाइट है उस पर क्या होगा? जब सनलाइट आती है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, यानी जब सन से ऊर्जा आती है तो डायरेक्टली हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म नहीं करती, ठीक है? वो क्या करती है? वो रिफ्लेक्ट होती है अर्थ से। अर्थ सरफेस पे जो पहुंचती बहुत कम है। पहले तो आपको ये क्लियर कर दो थोड़ा सा, जब हम हिट बजट पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको पता चलेगा कि सन से जो एनर्जी आती है ना उसको लगभग 51% ही अर्थ सरफेस पर पहुंचता है। जो एनर्जी है टोटल उसका 51% पहुंचती है, बाकी रिफ्लेक्ट ऑब्जर्व कर ली जाती है, वो अलग चीज है, एब्जॉर्व कर ली जाती है। तो सी जो हमारा अर्थ सरफेस है उस पर कितनी पहुंचती है भाई? 51%। अभी उसमें टेक्निकल पॉइंट में नहीं जाएंगे, आप ये समझो कि जितनी भी पहुंचती है वो रिफ्लेक्ट की जाती है फिर बाद में किससे? जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है वो बोलते हैं उसको, जो हमारा जो सरफेस है ना वो उसको रिफ्लेक्ट करता है। और जब वो रिफ्लेक्ट करता है ना तो वो एटमोस्फेयर को क्या करेगा भाई? गर्म करने लगे। यानी कि डायरेक्ट जो एटमोस्फेयर, जो डायरेक्ट सन से जो एनर्जी आ रही है ना वो हमारे एटमोस्फेयर को गर्म नहीं करती। कौन सी करती है? जब वो रिफ्लेक्ट होकर के जाती है तब वो गर्म करती है। तो रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी तो सबसे पहले जो सबसे नीचे जो लेयर है, यानी कि जो हमारे आसपास, सरफेस के आसपास का जो रीजन है ना उसको गर्म करेगा, फिर धीरे धीरे ऊपर जाएगी ना। हीट जो है वो पहले वहां आसपास फैलेगी, फिर धीरे धीरे बची कुची ऊपर तक जाएगी। तो अब यहां पर तो मानो 30 डिग्री टेम्परेचर है, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर क्या होता जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा हीट तो यहाँ है, ऊपर जाएगा धीरे धीरे तो हीट कम होती जाएगी। लाजमी है कि भाई कोई भी चीज है वो धीरे धीरे जब वो डिस्ट्रीब्यूट होगी तो क्या होगी? कम होगी, फैलेगी। तो अब मानो यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो 1 किलोमीटर की हाइट, 1 किलोमीटर की हाइट है, यही मान लेते हैं, कोई बात नहीं। वहां तो 6000 मीटर हो गया ना, तो ये 6 किलोमीटर हो गए, तो कोई बात नहीं। 1 किलोमीटर की हाइट पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा। ये है नॉर्मल लैप्स रेट। इसको बिल्कुल याद कर लो, बहुत जगह काम आएगा। इसको कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, यानी कि हाइट के साथ टेम्परेचर का कम होना। और कितना कम होना? 1 किलोमीटर की हाइट पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। तो यानी कि अगर यहाँ पर 200 मीटर पर आपका कितना है भाई? चलो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो 1 किलोमीटर और लगभग 1200 मीटर मान लो इसको, क्योंकि 200 मीटर पे तो ऑलरेडी है ना। 1200 मीटर पर, 1200 मीटर पर ये जो टेम्परेचर है ये 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो 30 डिग्री है तो कितना हो जाएगा भाई? 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आप कम कर सकते हो। कितना हो जाएगा? आप कैलकुलेशन करो इसकी, कैलकुलेशन करोगे तो कितना मिलेगा आपको? 33.5, सॉरी 23 पॉइंट, 30 तो है ही ना, 33 नहीं, 23.5
5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ का हो जाएगा। और 6000 मीटर यहाँ पर कितना होगा? तो ये तो 6 किलोमीटर की हाइट है ना भाई, 6 किलोमीटर की हाइट पर है ये, है ना। और यहाँ पर आप 200 मीटर है। चलो इसको मान लो एक सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए, यानी आपकी कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए मैं कह देता हूँ कि ये कितना है भाई, 6200 मीटर है ये, क्योंकि 200 मीटर तो यहाँ भी है ना, जैसे हमने यहाँ किया था। तो अब कितना होगा? अब लगभग 6 किलोमीटर का क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। तो हर किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। तो 6 तक कितना हो जाएगा भाई, कैलकुलेशन करो। 6 किलोमीटर की हाइट पर जो है वो टेम्परेचर कितना कम हो जाएगा भाई? यहाँ पर है 200 मीटर पर 30 डिग्री सेल्सियस, तो सीधी सीधी बात है भाई, 6.5 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 6 से, ठीक है। 39 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा। वो ऑलरेडी 30 डिग्री सेल्सियस है, तो 39 कम हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना है टेम्परेचर, -9 डिग्री सेल्सियस। यानी कि इसीलिए हिमालयन माउंटेन्स पर जो हिमाद्री हैं वो बर्फ से ढकी हुई है, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर कितना है भाई, माइनस। अब ये तो मैंने एक नॉर्मल कैलकुलेशन से बताया। अब ये मत करना कि आप याद ही कर लो कि भाई हिमालय की चोटियों के ऊपर जो है टेम्परेचर -9 डिग्री सेल्सियस है। ये तो तब है जब यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। अब टेम्परेचर हमेशा 30 डिग्री थोड़ी रहेगा, सर्दियों में क्या होता है और कम हो जाता है। सर्दियों में तो हमारे आप देखो मैदानी भागों में टेम्परेचर कितना आ जाता है, 5 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है ना। तो 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ है, तो आप देखो ऊपर कितना ही माइनस में होगा। तो जितना माइनस में आप देख सकते हो वैसा ही क्या होगा वहां का वेदर होगा। जब हम यहाँ गर्मियों में, गर्मी यानी कि जब जून जुलाई में हम गर्मी से तप रहे होते हैं मैदानी भागों में, उस टाइम पर भी जब यहाँ का एवरेज टेम्परेचर 30-40 डिग्री होता है, उस टाइम पर भी जो हिमालय की ऊंची चोटियां हैं, हिमाद्री का जो भाग है, जो ऊंचा क्षेत्र है, वहां पर माइनस में टेम्परेचर होता है। इसीलिए लोग जाते हैं गर्मियों में घूमने पहाड़ों पर, वहां पर बर्फ जमी होती है, वहां पर बहुत सर्दी होती है, ठीक है, इसीलिए भीड़ होती है वहां पर ऊपर पहाड़ों में, ठीक है। तो ये आपको एक कैलकुलेशन आप आई थिंक आपको समझ में आई होगी कि भाई जो नॉर्मल लैप्स रेट है वो क्या होता है। नॉर्मल लैप्स रेट कितना है, 6.5 डिग्री सेल्सियस। हर 1 किलोमीटर के ऊपर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। और इससे जब हम कैलकुलेट करते हैं, और नॉर्मली हम मानते हैं कि हमारे जो मैदानी भाग है जो 200 मीटर की हाइट पर, वहां पर 30 डिग्री टेम्परेचर है, 30 डिग्री सेल्सियस है। तो जो हिमालय की चोटी है, जो इनकी एवरेज हाइट हमने ली है 6200 मीटर, हाँ 200 मीटर, ठीक है। 200 हमने इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमने बेस माना है 2, इसको 0 मान लेंगे तो 6000 पे भी काम चल जाएगा, बट ये कैलकुलेशन के लिए है, बस समझ लो इतना। तो ये नॉर्मल लैप्स रेट है भाई, हर किलोमीटर के ऊपर इतना टेम्परेचर कम होता है। तो अल्टीट्यूड्स, अब बात आई अल्टीट्यूड्स यानी ऊंचाई। जैसे जैसे हम ऊंचे क्षेत्र में जाते हैं टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों हो जाता है, अब ये सारी राम कहानी आपको समझ में आई होप आई होगी। तो इसीलिए लोग भागते हैं गर्मियों में कहां पर, पहाड़ों पर, ठीक है। कुछ रीजन जो है ना सेम लैटिट्यूड पर है, मानो एक लैटिट्यूड है, ये कितना डिग्री, आप मान लो ये है 30 डिग्री सेल्सियस, है ना। इंडिया में 37 तक है, तो 30 डिग्री मान लिया हमने। अब चलो 30 डिग्री आप कंफ्यूज कहीं ना हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर भी 30 डिग्री मान लिया हमने, यहाँ पर भी, तो हम कुछ और ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। हमने ले लिया इसको क्या, 25 डिग्री क्या नॉर्थ। ये ध्यान रखना, यहाँ पर डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर को सेल्सियस में मापते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने डिग्री नॉर्थ, यानी कि ये क्या है, लेटीट्यूड है। अब मानो कोई एक जगह है ये ए, और ये जगह है बी, और इसका एलिवेशन जो है वो कितना है भाई, 500 मीटर है। और इसका एलिवेशन कितना है, वो मान लो इसका एलिवेशन है भाई 3500 मीटर। तो क्या टेम्परेचर एक जैसा होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। सेम लेटीट्यूड पर है, लेटीट्यूड के अकॉर्डिंग टेम्परेचर एक जैसा होना चाहिए, बट नहीं, दूसरे फैक्टर भी काम करते हैं। तो एक फैक्टर ये भी है, अल्टीट्यूड कितना है, क्योंकि इसका अल्टीट्यूड ज्यादा है तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। बिल्कुल उल्टा रिलेशन इनके बीच में, हाइट बढ़ा दो टेम्परेचर कम हो जाएगा, हाइट घटा दो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, सीधी सीधी बात, ठीक है। तो ये आपको आई होप अल्टीट्यूड समझ में आया होगा। देन उसके बाद जो है एक और पॉइंट है हमारा, वो क्या है, प्रेशर एंड विंड्स। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझेंगे क्या भाई। इसको मैं क्या कर देता हूं, डर लगता है ऑल क्लियर ना हो जाए कभी, है ना, इसलिए इरेजर ही कर देते हैं हम। कभी ऐसा ना हो मैं क्लियर दबाऊं, क्लीन ऑल, और सारी पीडीएफ गायब हो जाए। टेक्नोलॉजी पर इतना
आंख बंद करके भी विश्वास नहीं करना चाहिए, है ना। चलो प्रेशर, चलो एयर प्रेशर एंड विंड्स, इसको भी अच्छे से समझ लो भाई, आगे कभी भी आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। एयर प्रेशर क्या होता है पहले तो ये देखो, पहले एक सिंपल सा एयर प्रेशर समझ लो। हवा जो है ना, आपको पता है अर्थ सरफेस से लेकर के और ऊपर, जब आपने अगर एटमोस्फेयर का वो पढ़ा है स्ट्रक्चर, तो 10,000 किलोमीटर तक मानते हैं कुछ लोग, है ना। तो वैसे स्पेस में कब चले जाते हैं पता नहीं चलता। तो आप मानो इसको कि ये 10,000 तक है, जो भी है इसकी जो मैक्सिमम लेकर के आपके सरफेस, ये सरफेस है, अर्थ सरफेस है, ये अर्थ का क्या है भाई, सरफेस है ये। चलो कोई बात नहीं, दोबारा लिख देंगे। अर्थ सरफेस है भाई ये, चलो हमने मान लिया। अब इसके ऊपर हवा का जो कॉलम होता है, एयर का जो कॉलम होता है, मानो ये एक एयर कॉलम है, कहां तक है भाई ये, टॉप ऑफ द एटमोस्फेयर। टॉप ऑफ द एटमोस्फेयर तक इसका एयर, ये एयर कॉलम है, इसका अपना वेट होगा। ये क्या होगा भाई, किसी भी चीज का वेट होता है। तो यहां पर इसका जो वेट है, ये क्या है भाई, हम अब देखो वही बात करेंगे कि एवरेज चीजें लेनी है तो हमें एक हाइट लेनी पड़ेगी, और वो क्या लेंगे हम, वो लेंगे 0 डिग्री, यानी वही सी लेवल। तो सी लेवल कितना होता है, 0 मीटर, क्या होता है, 0 मीटर की हाइट। तो हम 0 मीटर की हाइट अगर लेते हैं, तो ये जो एयर कॉलम है ऊपर से नीचे तक, इसका जो वेट है ना, एवरेज जो हमारी एयर प्रेशर होता है वो कितना होता है, मैं बता देता हूं आपको, 1013.25 मिली बार। इसको मापते हैं मिली बार, एमबी लिखते हैं भाई, इसको ध्यान रखना है, क्या मापते हैं, मिली बार में। तो 0 मीटर की हाइट पर, यानी कि बिल्कुल सी लेवल पर, आपके जो एयर का जो पूरा कॉलम है ऊपर से नीचे तक, उसकी जो, उसका वेट जो होता है वो है कितना, 1013.25 मिली बार। ठीक है, ये इसकी क्या है भाई, इसका वेट है। तो इसी को क्या कहते हैं हम, इसी को कहते हैं एयर प्रेशर। ठीक है, हवा का दबाव, हिंदी में वायु दाब बोलते हैं इसका, इसको। ठीक है, अब मानो कि मैं यहां से और ऊपर की ओर जाऊंगा, है ना, क्योंकि हाइट पे जा रहे हैं हम, तो ऊपर की ओर जाऊंगा, तो क्या ये एयर कॉलम छोटा हो जाएगा ना। मैं यहां खड़ा हूं, तो अब मेरे पे वेट इसका थोड़ी ना है, किसका है, जो मेरे ऊपर है उसी का तो है, इसी का है बस। अब मेरे पास ये वेट कम होगा ना या ज्यादा होगा भाई, छोटा हो गया एयर कॉलम, तो क्या हो गया, वेट भी कम हो जाएगा, यानी हाइट के साथ एयर प्रेशर भी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। इंक्रीज द हाइट, डिक्रीज द एयर प्रेशर, यानी ये भी क्या है भाई, बिल्कुल उल्टा इनका रिलेशन है। ठीक है, तो हाइट जैसे जैसे बढ़ेगी एयर प्रेशर कम हो जाएगा, तो ये भी आप ध्यान रखना। तो एयर प्रेशर आपको समझ में आया। एयर प्रेशर का विंड के साथ क्या रिलेशन है, हवाओं के साथ क्या रिलेशन है, बिल्कुल समझेंगे उसको भी, बहुत अच्छा रिलेशन है ये तो, बिल्कुल ही एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, है ना। अब कैसे, मानो ये एक जगह है भाई ए, और ये कोई जगह है बी, दो रीजन है, कोई ए और बी, दो जगह हमने मान ली, कोई भी हो सकते हैं ये, आप कोई वैसे कोई मान सकते हो, दिल्ली मुंबई कोलकाता जो भी है, हमने ए भी मान लिया। अब मानो ए है, और ए पर जो एयर प्रेशर है वो कितना है भाई, वो है 1000 क्या, मिली बार। किसमें मापते हैं, एयर प्रेशर को मिली बार में, अभी बताया था ना। और एवरेज सी लेवल पर, यानी 0 मीटर पर जो हमारा एयर प्रेशर है, 1013.25 मिली बार होता है। तो हमने मान लिया कि भाई अप्रोक्सीमेटली 1000, यानी 1000 मिली बार का एयर प्रेशर इस जगह पर है। और ये कोई जगह है बी, यहाँ पर एटमोस्फेरिक कंडीशन थोड़ी अलग है, कंडीशन अलग होने के कारण यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है या हाइट ज्यादा है, जो भी है उसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर जो है ना, वो है 800 मिली बार। अब देखो क्या है, डिफरेंस है, कितना है, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है भाई 200 मिली बार का। अब ये बात हम रहने देते हैं कि 200 मिली बार का है, बस हमें ये देखना है कि डिफरेंस है, और एक जगह पर एयर प्रेशर ज्यादा है और एक जगह पर एयर प्रेशर क्या है भाई, कम है ना। तो यहां पर एयर प्रेशर क्या है, कम है, क्या ही हो गया भाई, इसीलिए कहते हैं टेक्नोलॉजी पर आंख मीच के विश्वास नहीं करते हैं।
चलो कलर बदल ही गया हमारा है। देखो अब यहां पर क्या है भाई, ये है 800 मिलीबार, 800 मिलीबार, और ये है 1000। अब एयर प्रेशर जहां पर ज्यादा होगा वहां पर हवा ज्यादा इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि एक्चुअल में हवाओं का प्रेशर वही तो अभी हमने जो समझा था ना कि एक कॉलम होता है, अगर वो जहां पर कॉलम का प्रेशर ज्यादा है तो इट मीन्स क्या है कि वहां पर ज्यादा हवा इकट्ठी हो रखी है, और इकट्ठी हो रखी है तो ज्यादा, तो वो तो भाई इधर उधर जाएंगी, किधर जाएंगी, जहां पर जगह होगी। जगह किधर है, यहाँ पर कम है भाई। सीधी सी बात है, एक बलून को आप बहुत ज्यादा फैला लो, एक को थोड़ा सा फैलाओ, दोनों को कनेक्ट कर दो, तो हवा किससे किस में जाएगी, जिसमें ज्यादा है उससे कम वाले में जाएगी, सीधी सी बात है ना। तो हवा ज्यादा कहाँ है, यहाँ एयर प्रेशर यहाँ पर ज्यादा है, तो यहां से हवाएं किधर जाएंगी, इधर जाएंगी भाई। हवाओं का डायरेक्शन क्या होगा, हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की तरफ। ये आप बात ध्यान रखनी है, कहां से कहां, हाई एयर प्रेशर से लो, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब, लो को क्या कहते हैं, निम्न वायु दाब, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ हवाएं चलेंगी। कितनी स्पीड से चलेंगी, तो ये डिपेंड करता है कि कितना प्रेशर ग्रेडियंट कितना है, यानी कि डिफरेंस कितना है। अब जिसमें 200 मिली बार का है, 200 मिली बार का है, तो स्पीड से चलेंगी। अगर और ज्यादा बढ़ गया और स्पीड से चलेंगी, कम है तो थोड़ी सी आराम से चलेंगी, है ना। तो जितना प्रेशर है ना में डिफरेंस। अब आपके ऊपर अगर दबाव पड़ रहा है, एग्जाम आ गए सर पे, तो आप क्या करते हो, आप भी तो जल्दी जल्दी चैप्टर रिवाइज करते हो ना। अगर स्टार्टिंग में आप देखते हो प्रेशर कम होता है तो आप आराम से पढ़ रहे हो, ठीक है, कभी पढ़ लिया, कभी एक आध दिन छोड़ भी दिया, चलो आज एंजॉय करते हैं, खेलते हैं, या किसी शादी वगैरह में जाते हैं। लेकिन एग्जाम के टाइम प्रेशर होता है तो फिर सारी चैप्टर ना यूं चुटकियों में आप करने लग जाते हो। तो सेम है, प्रेशर बढ़ेगा यानी प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा है तो स्पीड भी ज्यादा है, प्रेशर ग्रेडियंट कम है तो स्पीड भी कम है। तो जितना डिफरेंस बढ़ेगा स्पीड उतनी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अब आप होप आपको ये समझ में आया होगा कि एयर प्रेशर और विंड्स का क्या रिलेशन है। बिल्कुल रिलेशन है, बहुत गहरा रिलेशन है ये तो, दोनों बहुत अच्छे, समझ जाओ आप क्या है, दोस्त हैं। चलो, तो ये बात आपको समझ में आई। अब ये किसी भी जगह के टेम्परेचर को कैसे वो करेंगी, या किसी भी जगह के क्लाइमेट को कैसे करेंगी, डिटरमाइन कैसे करेंगी, तो वो देखो। मानो यहां पर ये जो हाई एयर प्रेशर है, उच्च वायु दाब है, यहां पर क्या है भाई, और जनरली उच्च वायु दाब वहां होता है जहां टेम्परेचर कम होता है, तो ये भी ध्यान रखना। तो यहां पर क्या है भाई, मानो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और जहां पर वायु दाब कम है, निम्न वायु दाब है, तो निम्न वायु दाब वहां होगा जहां टेम्परेचर क्या होगा भाई, ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहां पर मानो कितना है टेम्परेचर, 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। हवाएं किधर से किधर जाएंगी भाई, कम टेम्परेचर से ज्यादा की तरफ, यस और नो, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो यहां से गई हवा किधर, इधर, कैसी हवा आई है, 20 डिग्री सेल्सियस वाली हवा आई है, टेम्परेचर कम है इनका। जब यहां पहुंचेंगी तो क्या करेंगी, मौसम को या टेम्परेचर को कम कर देंगी। तो जहां कहीं भी ऐसी हवाएं जाती हैं जो उनका टेम्परेचर कम होता है, वो वहां की क्लाइमेट को भी क्या कर देती हैं, कहीं ना कहीं जो क्लाइमेटिकल कंडीशन है उनको भी मॉडिफाई करती हैं, बदल देती हैं, वहां का टेम्परेचर कम हो जाता है। और टेम्परेचर आपका एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है क्लाइमेट और वेदर दोनों का, ठीक है। चलो, अब आप ये चीज आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। देन उसके बाद फिर चलते हैं, नेक्स्ट एक और है हमारा, और वो क्या है भाई, डिस्टेंस फ्रॉम सी। ये तो बिल्कुल इजी इजी से दो टॉपिक हैं आपके। वो क्या है, अभी एक बार इसको क्लीन कर देता हूँ, फिर आई होप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। चलो, तो अभी देखो, हमने बात करनी है किसकी भाई, डिस्टेंस फ्रॉम सी। चलो यहां मैं लिख देता हूं, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ठीक है। कोई जगह है, मानो ये एक आप एरिया लगा लो, यहां से इधर क्या है भाई, पानी है ना। एक मिनट, इस पानी का रंग बदल देते हैं हम, है ना, इसका कलर हम पानी जैसा कर देते हैं। पानी कैसा होता है, ब्लू। यहाँ पर ये क्या है भाई, ये सारा पानी है, पानी है, ब्लू ब्लू, है ना। सीधी लाइन क्यों आ रही है,
ये आपका कोई क्या है भाई, वाटर बॉडी है, ठीक है, ये वाटर है। और इधर क्या है भाई, ये है लैंड। चलो लैंड का कलर भी चेंज कर देते हैं ना, लैंड का कलर कैसा, चलो ग्रीन कर देते हैं ना, ग्रीन। चलो ये क्या है, आपका लैंड एरिया है। ओके, अब देखो, अब एक इधर आपको दिखाई दे रहा है वाटर है, उधर है लैंड, यानी पानी और आपके जमीन है। अब क्या होगा, जब सनलाइट यहां पर आएगी तो सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश लैंड एरिया को ज्यादा जल्दी गर्म कर देता है। पानी जो है वो इतनी जल्दी इतना ज्यादा गर्म नहीं होता है। इस चीज को समझ लो अच्छे से, क्यों नहीं होता, क्योंकि वाटर का जो पार्टिकल्स होते हैं वो हीट लेकर के डिस्प्लेस हो जाते हैं, घूमने चले जाते हैं। ये मान लो आप, घूमने कैसे, यहां पर सनलाइट आ रही है, सनलाइट इधर आई, वाटर के यहाँ सरफेस पे, वाटर के सरफेस पे सनलाइट गिरी, इसने उसको हिट किया, गर्म किया, ये मॉलिक्यूल्स घूमने चला गया नीचे की तरफ। इसकी जगह लेने के लिए दूसरा मॉलिक्यूल ऊपर पहुंच जाते हैं, मॉलिक्यूल कह लो, पार्टिकल कह लो, साइंस में देख लेना, कोई बात नहीं। बट यहाँ पर आपको समझना है, जैसे आप पानी गर्म करते हो ना, चाय कभी बनाई होगी, नहीं बनाई तो आज बना के पिला देना अपने घर वालों को। जब पानी गर्म करते हो तो क्या होता है, नीचे से जब जो हीट हो रही होती है तो नीचे से जो पार्टिकल्स हैं वाटर के वो ऊपर आ जाते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऐसे घूमते रहते हैं वो, तो वो हीट सर्कुलेट होती रहती है। तो क्या होता है कि जब सूर्य का प्रकाश आता है यहाँ पर, तो भाई पानी को इसी तरह से गर्म करता है और पानी नीचे तक, गहराई तक उस हीट को ट्रांसफर कर देता है, जिससे जो ऊपर सरफेस है वाटर का वो इतना ज्यादा हीट अप नहीं होता जितना कि लैंड हो जाती है। क्यों, क्योंकि लैंड का जो सरफेस है उसमें मॉलिक्यूल्स तो मूव कर ही नहीं पाते भाई, वो नहीं जाते कहीं भी, वो तो हीट को लेकर के वहीं चलते घूमते रहते हैं। यानी कि गर्मियों में आप देखो, जो लैंड आप जाओगे तो कितनी गर्म हो जाती है बाहर, है ना, गर्म होती है, नंगे पैर हम जा ही नहीं सकते। लेकिन वहीं अगर पानी हो तो वो इतना गर्म नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो लैंड बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है और वाटर उतना गर्म नहीं होता। अब क्या होगा कि हवाएं कैसे चलेंगी, वही एयर प्रेशर का रोल आ गया। अब भी क्या, यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम है तो एयर प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है, एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लो एयर प्रेशर, यहाँ पे लिख देता हूं, लो एयर प्रेशर। और यहां पर भाई हाई एयर प्रेशर। अब क्या होगा, हवाएं किधर चलेंगी, किधर चलेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, है ना, यही चल रही थी ना, बिल्कुल। अब जब ये इधर चलेंगी तो भाई क्या लेकर के आएंगी, ठंडी हवाएं या गर्म, ठंडी लेकर के आएंगी। तो ठंडी लेके आएंगे तो यहाँ का मौसम कैसा हो जाएगा, यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, मौसम सुहाना हो जाएगा, है ना। बीचेस पे घूमने जाते हैं लोग इसीलिए, सुहाने सुहाने मौसम में। चलो, तो ये जो जो हवाएं आई ना, सी ब्रीज बोलेंगे इनको, क्या बोलेंगे, सी ब्रीज। रात को उल्टा हो जाएगा, क्योंकि रात को जब टेम्परेचर लोस्ट करने की बात आती है ना, तो भाई लैंड बहुत जल्दी लोस्ट कर दे, क्योंकि ऊपर ऊपर वाली जो लेयर है ना, बिल्कुल ऊपर वाली, उसी के पास टेम्परेचर होता है, वो सारा लोस्ट कर देता है, वापस भेज दिया। पानी में क्या होता है, पानी में सर्कुलेट करके नीचे तक जाया होता है, तो वो इतनी जल्दी थोड़ी ना चला जाएगा, उसमें टाइम लगेगा। तो रात को इसका टेम्परेचर रिलेटिवली लैंड क्या होता है, ज्यादा होता है, तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, अपोजिट। यहां क्या हो जाएगी, नाइट में, नाइट में क्या होगा भाई, यहां पर हाई प्रेशर होगा और यहां पर क्या होगा नाइट में भाई, क्या होगा, लो प्रेशर। अब ये बात समझ में आई, हवाएं कैसे चलेंगी, हाई प्रेशर से लो, दिन में कैसे चल रही थी, यहां से इधर, रात को कैसे चलेंगी, इधर से इधर, है ना। तो अब ये क्या है, लैंड ब्रिज है, इनको क्या कहेंगे, सी ब्रिज, इनको क्या कहेंगे, लैंड ब्रिज, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी जगह के आसपास अगर कोई वाटर बॉडी है, बहुत बड़ी वाटर बॉडी है, छोटी मोटी झोड़ वोड़ पौंड वोंड से काम नहीं चलेगा, ये सोचो सर हमारे गांव में भी झोड़ है, ना ना ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना। हाँ, उसके आसपास बैठोगे ना तो वहां से जब हवाएं आएंगी तो वो आपको थोड़ा सा सुकून दे सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्ट वो नहीं करती। हाँ, कोई सी है, कोई बहुत बड़ी लेक है
है ना, या ओशियन वगैरह है तो वहां पर पड़ेगी। जो कोस्टल एरिया है ना वहां पर इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। तो जब भाई दिन में यहाँ से हवाएं इधर आती हैं तो वो थोड़ा सा टेम्परेचर को डाउन कर देती हैं, और जब रात को इधर से इधर जाएंगी तो भी क्या होगा भाई, यहाँ पर टेम्परेचर क्या था, कम, उधर चला गया थोड़ा सा, ठीक है, और उधर जो हाई क्या था, लो सॉरी लो प्रेशर था, टेम्परेचर हाई था, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये सब हीट एक्सचेंज करते हैं, टेम्परेचर को क्या करते हैं भाई, एक्सचेंज करते हैं, जिससे वहां की जो क्लाइमेटिकल कंडीशन है ना उस पर क्या होता है, इफेक्ट होता है। और जो सी के आसपास यानी कि जो कोस्टल एरिया होता है ना वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा भी नहीं होता और बहुत कम भी नहीं होता। उसका यही रीजन है, क्योंकि भाई सी ब्रीज आ जाती है, जब ज्यादा होने लगता है तो सी ब्रीज आ जाती है, कम होने लगता है तो उधर से उधर टेम्परेचर जो है वो मूव कर जाता है। तो यही सब चीजें होती हैं। आई होप डिस्टेंस फ्रॉम सी से आपको चीजें समझ में आई होंगी कि कोस्टल एरिया पर टेम्परेचर क्यों बहुत ज्यादा नहीं होता, क्यों बहुत कम भी नहीं होता सर्दियों में, ठीक है। चलो उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट है ओशन करंट। हाँ ओशन करंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है भाई, क्योंकि पानी के अंदर पानी चलता है। पानी के अंदर पानी क्यों, क्योंकि ऐसा थोड़ी है सारे ओशन चलने लगा एक साइड, नहीं। इतने बड़े ओशन में आपको कुछ पानी जो है वो एक जगह पर आपको चलता हुआ दिखेगा। जब आप ओशन में अगर जाते हो और इन चीजों को जो एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो हालांकि थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, स्कूबा डाइविंग वगैरह हमें सीखनी पड़ेंगी, वो आप बड़े होकर के सीख सकते हो। चलो तो अभी क्या है, ओशन करंट। तो ओशन के अंदर जो पानी डिस्प्लेस होता है ना, किस वजह से होता है मैंने आपको बताया था, टेम्परेचर में डिफरेंस आता है, सैलिनिटी में डिफरेंस आता है ना। तो उन सब की वजह से विंड, हवाओं का जो डायरेक्शन है, अर्थ का रोटेशन है, ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो ओशन के अंदर जो पानी है उसको मूवमेंट क्रिएट करती है। और जब देखो ये दो तरह का होता है, एक तो होता है, मैं यही बता देता हूं इसको, वार्म वार्म ओशन करंट। वार्म ओशन करंट होता है जो थोड़ा सा टेम्परेचर इसका ज्यादा होता है। एक होता है भाई कोल्ड ओशन, कोल्ड ओशन करंट। अब ये जो वार्म ओशन करंट है ना, ये जब एक जगह से किसी जहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, वार्म टेम्परेचर है, वहां से चलेगा और किस जगह पर जाएगा, वार्म तभी तो कहलाएगा ना जब वो कोल्ड रीजन में जाएगा, जहां पर टेम्परेचर कम है वहां पर ये जाएगा। मानो एक समझ लो आराम से क्या, कि देखो ये है इसका टेम्परेचर, मान लो है भाई 25 डिग्री सेल्सियस, और ये जा मूव करके जा रहा है कहीं पर, और यहाँ पर टेम्परेचर है कितना, 10 डिग्री सेल्सियस। कितना है भाई, 10 डिग्री सेल्सियस। तो जब ये पहुंचेगा 10 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये कैसा लगेगा आपको, गर्म लगेगा, है ना। आप ऑलरेडी 10 डिग्री सेल्सियस पे बैठे हो, तो 25 डिग्री का पानी आएगा तो वो आपको थोड़ा बहुत तो वार्म महसूस होगा, गर्म होगा, अच्छा लगेगा आपको, है ना। सर्दियों में आप गर्म पानी से नहाते हो तो अच्छा लगता है, सीधी सी बात है। जब आप बहुत ज्यादा गर्मी में हो, मानो ये कोल्ड करंट है, यहाँ पर टेम्परेचर मान लो कितना है भाई, 20 डिग्री सेल्सियस ही मान लो, है ना। वो कहीं जा रहा है बह करके, और जहां पर जा रहा है ना वहां का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, मान लेते हैं हम 40 डिग्री है, बहुत ज्यादा गर्म। तो जब ये वहां पर पहुंचेगा तो वहां पर कैसा लगेगा, 40 डिग्री में आप बैठे हो, गर्मी से परेशान हो रहे हो, और वहां पर आपको 20 डिग्री सेल्सियस का पानी मिलेगा, तो आपको कैसा लगेगा, हाँ ठंडा ठंडा, है ना। तो ये वहां पर क्या कहलाएगा भाई, कोल्ड ओशियन करंट। और जब ये जाएगा जहां पर टेम्परेचर कम है, तो वहां पर ये क्या कहलाएगा, वार्म ओशियन करंट। और जब ये जाएंगे वहां पर, तो वहां की तो जो क्लाइमेटिकल कंडीशन को चेंज नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्यों, क्योंकि क्योंकि ये कंटिन्यू चलते हैं। तो ये बात समझ लो, आप ये मत कहना कि सर क्लाइमेट क्या एक बार में जाने से चेंज हो गया, नहीं, क्लाइमेट तो लंबे टाइम के लिए होता है, तो ये भी तो लंबे टाइम, ये तो परमानेंट चल रही है, हमेशा चलती रहती है। तो ये जब जाती है, मानो ये 25 डिग्री सेल्सियस लेकर के कहीं जाएगा जहां पर 10 डिग्री है, तो वहां के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा, तो कंट्रोल किया ना वहां के क्लाइमेट को। और ये जब जाएगा 20 डिग्री वाला कहा 40 डिग्री में, तो वहां के टेम्परेचर को क्या कर देगा, नीचे नीचे ले आएगा, यानी कम कर देगा। तो कम कर देगा तो भी वहां के क्लाइमेट को क्या होगा, चेंज होगा वहां पर, और कंट्रोल करेगा क्लाइमेट को। तो यस, तो ओशियन करंट्स भी क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं जब ये रेगुलर बेसिस पर कहीं पर पहुंचते हैं। तो खास करके इनका इंपॉर्टेंस आपको तब समझ में आएगा जब आप पढ़ोगे कि जो आपकी जो नॉर्थ में जो बहुत सारे यूरोपियन कंट्री हैं, इवन रशिया है, वहां पर सर्दियों में जो उनके पोर्ट रीजन है ना, पोर्ट्स हैं, जो उनकी कोस्ट
कोस्टल रीजन है वो जम जाते हैं बिल्कुल, सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी हो जाती है तो जम जाते हैं वो। जब ये वार्म करंट वहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि ये तो टेम्परेचर ज्यादा लेके जाते हैं, तो वार्म करंट वहां पर पहुंचते हैं तो उस बर्फ को पिघला देते हैं, क्योंकि इनका टेम्परेचर ज्यादा है और तो वहां के पोर्ट जो है ना वो खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, ऑपरेशनल हो जाते हैं, तो ये वहां पर उनको हेल्प करती है। और जहां पर गर्मी होती है वहां पर कोल्ड करंट जब जाती है तो वहां के मौसम को सुहाना कर देती है। ठीक है, चलो, तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, जो क्लाइमेट कंट्रोल्स है हमारे 5 इंपोर्टेंट। अब इंडिया की जब बात करते हैं ना, यहाँ पे आप देखोगे फैक्टर अफेक्टिंग द इंडियन क्लाइमेट, तो पहला लैटिट्यूड ही है, जो हमने समझ लिया कि इंडिया के लैटिट्यूड क्या है। इंडिया का लैटिट्यूड्स के जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे, हमने चलो मैप निकाल लेते हैं। मैप कहाँ है भाई, मैप आ जाओ। हाँ, आप देखो ये क्या है भाई, ये अभी हम बात कर रहे थे ना 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। इंडिया को लगभग 2 भागों में बांट रही है, ऊपर नॉर्थ है और नीचे आपका साउदर्न पार्ट है। तो अब देखो ये यहां तक तो सनलाइट जो है 90 डिग्री का एंगल बनाती है ना, हमने पढ़ा था, ऊपर नहीं बनाती। तो अब देखो यहाँ का क्लाइमेट में डिफरेंस होगा, वहां भी। तो इंडिया देखो मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है, ये चीज आप समझो, लेकिन टेम्परेचर में तो डिफरेंस है ना, क्योंकि यहाँ तक आपका ज्यादा टेम्परेचर रहता है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं टेम्परेचर कम हो जाता है, थोड़ा बहुत टेम्परेचर में क्या होता है भाई, चेंजेस आते हैं। तो हमारा जो इंडिया है ना वो एक ट्रॉपिकल और टेम्परेट उन जोन के बीच में है। आप देखो यहाँ पे आपका लिखा भी हो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी ध्यान रखना जब आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। देखो यहाँ पर है ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री लेइंग साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना, उसके साउथ में है। ऑल द रिमेनिंग एरिया नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक्स लाई इन द सब ट्रॉपिक। तो ध्यान रखना, ट्रॉपिक इंडिया का क्लाइमेट किस क्लाइमेट जोन में लाई करता है भाई, ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिक में। जो इक्वेटर से नीचे है, सॉरी, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे है उसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा भाई, ट्रॉपिक रीजन है वो। और जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है उसको सब ट्रॉपिक रीजन बोलते हैं। तो ये चीज आपको एग्जाम में पूछी जाती है, बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको ध्यान रखनी है। इंडिया में ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक, नॉर्थ वाला हिस्सा किधर है, सब ट्रॉपिक, साउथ वाला ट्रॉपिक में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो भाई लैटिट्यूड हो गया, उसके बाद आल्टीट्यूड हमने समझा। आल्टीट्यूड आपको पता है इंडिया जो है एक बहुत ही फैला हुआ कंट्री है, पहाड़ है, पठार है, तो एलिवेशन अलग अलग जगह पर है, तो वो भी उसके वहां के टेम्परेचर को इफेक्ट करता है। पहाड़ों में जो है वो बर्फ जमी हुई है, मैदानी भागों में गर्मी हो जाती है, सर्दियों में ज्यादा सर्दी हो जाती है, पठारी भाग जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल रहते हैं, थोड़ा सा नॉर्मल, बहुत ज्यादा नहीं, ये भी ध्यान रखना। देन एयर प्रेशर हमने बात की, बिल्कुल एयर प्रेशर, हवाएं जब किस डायरेक्शन में चलेंगी, मानसून हवाएं आती हैं, बारिश करती हैं, तो वो भी एयर प्रेशर की वजह से ना डिफरेंस होता है, तो आगे समझेंगे इसको। अपर एयर सर्कुलेशन, अब इसको ना एक बार मैं फिर से आपको समझाऊंगा कि हमने लोअर सर्कुलेशन तो देख लिया कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जा रहा है, अपर सर्कुलेशन कैसे चलेगा, उसमें अब बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, वैक्यूम क्रिएट होता है, वो मैं आपको समझाऊंगा फिर एक बार। ठीक है, अभी के लिए इतना समझ लो, एयर प्रेशर हो गया। देन उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। हाँ चलो, ये हिमालयन रीजन, हिमालयन जो माउंटेन्स है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडिया के क्लाइमेट में, क्योंकि वो साइबेरिया से आने वाली हवाओं को रोक लेते हैं, ठंडी हवाओं को रोक लेते हैं, है ना। और मानसून की हवाएं जो नीचे से जाती हैं, साउथ से जो आती हैं, उनको भी क्या करते हैं, वो रोक करके बारिश करने में हेल्प करते हैं। इंडिया में ज्यादातर रेनफॉल ओरोग्राफिक होती है, जो माउंटेन्स की वजह से होती है। तो जो है वो हिमालय बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एक नेचुरल क्लाइमेट डिवीजन का काम करता है हिमालय, आप ये कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है भाई एक वर्ड हम डिस्कस करेंगे, कोरिलियस फोर्स। उसके बाद इस चैप्टर को इस पार्ट में इतना ही रखेंगे, बाद में सीजन और जो बाकी चीजें हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा फिर उसके बाद, नहीं तो ये। तो अभी कोरिलियस फोर्स पे हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो कोरिलियस फोर्स क्या होता है भाई, हमने बना दी ये अर्थ, ये है अर्थ शेप जैसी भी है, आप एडजस्ट कर लेना, ऐसा नहीं है। और ये है भाई इक्वेटर, इक्वेटर पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो लो प्रेशर बेल्ट बनेगी, मैं यहां लिख देता हूं एल, लो प्रेशर बेल्ट। और ये आपकी क्या है भाई, नॉर्थ और साउथ की तरफ आपके लेटीट्यूड्स हैं। यहां पर क्या होगा, हाई प्रेशर बेल्ट, यहां पर भी क्या होगी, हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, बीच में लो है, दोनों तरफ हाई है, फिर ऊपर चले जाएंगे, फिर लो, फिर ऊपर हाई, फिर नीचे, नीचे भी ऐसे ही लो एंड हाई, ऐसे ही बेल्ट्स जो है वो बनती है। ठीक है, कुछ आपकी टेम्परेचर पे बेस है, कुछ आपकी
जो है वो वैक्यूम क्रिएट होता है उसकी वजह से बनती है। तो अभी हम सिर्फ ये समझेंगे कि कोरिलेस फोर्स क्या है, तो इसलिए हम बहुत ज्यादा डीप में ये नहीं जा रहे कि कहाँ किस तरह का एयर प्रेशर बनता है। बस ये समझ लो इक्वेटर जो है ना वहां पर लो प्रेशर है, टेम्परेचर ज्यादा रहता है तो एयर प्रेशर क्या होगा, लो होगा। ये बात ध्यान रखना। ये क्या है भाई, हाई, हाई उच्च वायु दाब दोनों तरफ, बीच में है निम्न वायु दाब, लो प्रेशर। अब हवाएं किधर जाएंगी भाई, हाई प्रेशर से इधर लो प्रेशर की ओर, तो इस H से L की तरफ और इस H से L की तरफ ये चलेंगी हवाएं, बिल्कुल चलेंगी। लेकिन एक बीच में दिक्कत है। दिक्कत क्या है, हवाएं बिल्कुल सीधी जा सकती हैं लेकिन अर्थ भी तो स्टेबल नहीं है ना। हवाएं जाएंगी तो अर्थ क्या कर रही है, एक जगह रुक के इंतजार थोड़ी ना कर रही है, वो क्या कर रही है भाई, वो घूम रही है अपनी एक्सेस पे, क्या कर रही है, वो घूम रही है। तो वो जब हवाएं यहां से चली, इस पॉइंट से, मानो ये आप ले लो, इस पॉइंट से हवाएं चली, इधर जाना है, लेकिन जब तक ये जाएंगी अर्थ जो है वो घूम जाएगी थोड़ी सी, तो वो यहां पर ना पहुंच करके कहां पहुंचेंगी, थोड़ा सा इधर पहुंचेंगी, टिल्ट हो जाती है ये, यानी कि ये जो डायरेक्शन है क्या हो जाती है भाई, टिल्ट हो जाती है, मुड़ जाती है। ठीक है, इस तरह से। ये क्या है भाई, साउदर्न हेमिस्फीयर किधर मुड़ी, विंड की तरफ, डायरेक्शन की तरफ मुंह करके देखो किधर मुड़ रही है, लेफ्ट हैंड की तरफ। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कोरिलेस फोर्स के कारण साउदर्न हेमिस्फीयर में विंड किस डायरेक्शन में मुड़ती है, तो भाई लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ जाती है, ध्यान रखना ये। ठीक है, अर्थ ऐसे घूमेगी तो किधर जाएगी, लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ेगी। अब देखो नर्दर्न हेमिस्फीयर में, सॉरी नर्दर्न हेमिस्फीयर में अर्थ ऐसे घूमी तो ये कहां जाएंगी, ये इधर आएंगी। हाँ, इधर आएंगे भाई, इधर, इधर आएंगे। इधर ये भी मुड़ गई, तो ये किधर मुड़ी, अब इनके डायरेक्शन में मुंह इधर करके देखेंगे तो ये किधर मुड़ रही है भाई, ये इधर मुड़ रही है यार, राइट हैंड की तरफ। ये चीज ध्यान रखना है कि भाई हमारे साउदर्न हेमिस्फीयर में या सर्दर्न हेमिस्फीयर में आपके लेफ्ट हैंड की तरफ हवाएं मुड़ रही हैं और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपके राइट हैंड की तरफ। यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और यही है आपका कोरिलियस फोर्स। एक्चुअल में कोरिलियस फोर्स कोई फोर्स नहीं होता, सिर्फ ये क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, an apparent force caused by the earth rotation, अर्थ के रोटेशन से होने वाला है ये। the Coriolis force is responsible for, ये देखो थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, इसको दिखाई नहीं देगा नहीं तो, रेस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए, डिफ्लेक्टिंग विंड्स, विंड्स के मुड़ जाने का कारण बनता है ये कोरिलियस फोर्स, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको नाम दिया गया है क्या, कोरिलियस फोर्स। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, छोटी सी बात है। क्या हवाएं चलती हैं, कहां से, लो प्रेशर से, सॉरी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, जब वो चलती हैं तो अर्थ घूम जाती है, घूमती रहती है अर्थ, तो अर्थ का काम है घूमना, है ना। तो जब वो घूम जाती है, तो घूमती है तो वही हवाएं उस जगह पर नहीं पहुंच पाती जहां पर उनको जाना था, वो बेचारी थोड़ी सी भटक जाती हैं। वो भटक जाती है तो थोड़ा सा पीछे पहुंचती हैं, पीछे पहुंचती हैं साउदर्न हेमिस्फीयर में अगर आप देखोगे तो लेफ्ट की तरफ पीछे पहुंचती हैं और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखोगे तो राइट की तरफ पहुंचती हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है किस साइड मुड़ती हैं, राइट या लेफ्ट, कौन से गोलार्ध में। ठीक है, तो ये था आपका कोरिलियस फोर्स। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट पार्ट लेकर के हम जल्दी हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।